कहानी का शीर्षक है हम तो ठहरे परदेसी। पुरानी रईसी चली जाती है पर ठसक नहीं जाती। इस झूठी शान का खामियाजा भुगतना पड़ता है परिजनों को। अपनी ही संतान तब भार लगने लगती है और परिस्थिति का गुबार भी उसी पर उतरता है। करुणा की इस भावभूमि पर समदुखी होने के कारण सास और बहू भी भावनात्मक रूप से एक हो जाती हैं। इन्हीं मनोभावों का चित्रण है कहानी हम तो ठहरे परदेसी में। आइए सुनते हैं। खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी। खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा झपकी लेने की मेरी आदत है। अगर ऐसा न करूं तो दिन भर सुस्ती बनी रहती है। माँ लेकिन दिन में नहीं सोती। कहती हैं अगर दिन में सो लूँ तो रात में नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। इसीलिए माँ या तो रामायण निकाल लेती हैं, या माला जपने लगती हैं, या फिर राम नाम की कॉपी उठाकर उसमें राम नाम लिखने लगती हैं। समय काटने का इससे बेहतर साधन उनके पास नहीं है। अब भी माँ ने रामायण निकाल ली थी और अपने कांपते स्वर में पाठ कर रही थी। जो तुम जावहु बिनहु बुलाए, नहीं भली भांत हमारे भाए। शिवजी सती जी से कह रहे हैं कि देवी, पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। मैं अपनी अर्ध जागरूकता अवस्था में देख रही थी कि शिवजी नहीं, अशोक कह रहे हैं कि देखो, बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभी तो तुम्हारे यहाँ से बुलाना आना चाहिए। मैं कहती, अरे अपने घर जाने के लिए बुलावे की क्या ज़रूरत है? बेचारे संकोच करते होंगे, कोई पास थोड़ी है, इतनी दूर का किराया भाड़ा, उन्हें संकोच लगता होगा। अशोक कहते, तो किराया भाड़ा उनसे कौन मांग रहा है भाई, वो तो हम खर्च कर लेंगे, लेकिन आप लोग 2 शब्द तो खर्च करो। वैसे वो गलत नहीं कह रहे थे। सचमुच वहाँ से कभी बुलावा ही नहीं आता। पिताजी के समय आई थी, उसके बाद पूरे 6 साल बाद आई हूँ। कितनी बार मन हुआ है कि मैं आऊँ, माँ के पास रहूँ, उनका अकेलापन थोड़ा बांटूँ, पर उसके लिए एक औपचारिक निमंत्रण तो चाहिए। इस बार भी आई हूँ तो अपने आप जिद करके आई हूँ। मैं इस बेरुखी के लिए भाभी को दोष नहीं देती। भाभी का मेरा साथ रहा ही कितना। उनकी शादी के साल भर बाद मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब जब भी आती हूँ, एक पैर ससुराल में, एक पैर पियर में रहता है। ज़्यादा रहना ही नहीं हो पाता। और भैया वो बेचारे काम में मसरूफ़ रहते हैं। वैसे भी पुरुषों को ये व्यवहारिकता कहाँ समझ में आती है। लेकिन माँ, वो तो कह सकती हैं न कि बिट्टू तुम्हारी बहुत याद आ रही है, एक बार आ जाओ। नहीं, हर हफ्ते बात होती है, घंटों बात होती है फ़ोन पर कभी नहीं कहती कि आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जैसे याद करने का ठेका भी मेरा है और फ़ोन करने का भी। इस बार बड़ी ललक से आई थी, लेकिन आते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मेरे आने से ना किसी के चेहरे पे खुशी झलकी, न मन में उत्साह झांका। यहाँ तक कि माँ भी बिल्कुल टेंशन में नज़र आई। इतना सारा सामान लाई थी मैं, लेकिन लेते हुए भी किसी के चेहरे पे आनंद नहीं था, न आँखों में कृतज्ञता थी। बच्चों ने भी अपने उपहार इतनी तटस्थता से उठाए जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हों। और माँ तो बहुत ही टेंशन में थी। थके से स्वर में बोली, इतना सामान मत लाया कर रे, भार हो जाता है। अरे मैं बदले में कुछ मांग रही हूँ क्या? अरे तुम नहीं मांगोगी तो क्या देना नहीं पड़ेगा? अजीब लोग हैं, बेकार का टेंशन ले लेते हैं, और ये टेंशन पूरे घर में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मेरी खातिरदारी में कोई कमी है, लेकिन उसमें आस्था नहीं है, इसीलिए स्वाद भी नहीं है। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं दीवार पर टंगे कैलेंडर को देख रही हूँ और मेरा मन दोलायमान हो रहा है। मेरे जाने की तारीख पास आ रही है तो एक तरफ तो राहत का अनुभव कर रही हूँ, और फिर मन में एक हुक भी उठती है, क्या दोबारा माँ के रहते आना हो सकेगा? पता नहीं 1.5-2 घंटे मुझे झपकी आई कि नहीं आई। एकाएक मैं उठ बैठी। लगा कि घर में जैसे भूचाल आ गया हो। चीख पुकार, रोना पीटना।
मैंने माँ की ओर देखा। वो शांत भाव से माला जप रही थी। मैंने कहा, माँ ये क्या हो रहा है? उन्होंने इशारे से कहा, सो जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे कोई सो कैसे सकता है? मैंने फिर भी कहा, लेकिन हो क्या रहा है ये? अब माँ को मुंह खोलना पड़ा। अरे आज बच्चों के रिजल्ट आने को थे, फेल वेल हो गई होंगी। अरे कितनी शांति से ये बात कह रही हो, और ऐसे हंगामे में तुम्हारा जप में मन लग रहा है? अब न भी लगे तो क्या उपाय है? माँ अपने ढंग से माला जपती रही, लेकिन मैं चुपचाप बैठी नहीं रह सकी। उठ कर के बाहर आई। आवाज़ बड़े कमरे से आ रही थी। जाकर देखा, भाभी दिव्या की चोटी पकड़ करके उसको दनादन पीट रही हैं। वो निशब्द पीट रही थी और पास खड़ी दोनों छोटी रोए जा रही थीं। मम्मी बस करो ना प्लीज़, मम्मी बस करो ना प्लीज़। मैंने लपक कर दिव्या को अपनी तरफ ले लिया और भाभी से कहा, क्या कर रही हो भाभी? लड़की की जान ले लोगी क्या? हाँ, आज मैं इसकी जान लेकर ही रहूँगी। अरे खून पसीना एक करके पढ़ा रही हूँ और इनके लक्षण देखो। उन्होंने फिर झपट्टा मार कर दिव्या को ले लिया, लेकिन इस बार मैं गाफिल नहीं थी। उसे फिर से अपने पास चिपका लिया और देर तक उसके गालों पर, सिर पर हाथ फेरती रही। मेरा स्नेहिल स्पर्श पाकर इतनी देर चुपचाप पीटती हुई दिव्या एकदम फपक कर रो पड़ी। मैं देर तक उसे पुचकारती रही, सहलाती रही, और जब वो कुछ शांत हुई तो मैं छोटी से बोली, सौम्या जाओ तो बेटा, दीदी को ले जाओ बाथरूम में, मुँह हाथ धुलाओ और कमरे में ले जाओ। फिर छोटी से कहा, रम्या एक ठंडा ग्लास पानी का दीदी को पिलाओ, जाओ। जब तीनों लड़कियां आवाज़ की जद से बाहर हो गईं तो मैंने भाभी की ओर देखा। वो मुझे घूर रही थीं आग्नेय नेत्रों से। मैंने कहा, भाभी ये क्या करने लगी हो तुम? वो फुफकारते हुए बोली, क्यों, क्या मुझे अपने बच्चों को डांटने डपटने का भी अधिकार नहीं है? डांटना डपटना तो ठीक है भाभी, पर इस तरह कोई पीटता है सयानी लड़की को? वो फुफकारते हुए मुझे देखती रहीं, कुछ नहीं बोली। तुम पेपर वेपर नहीं पढ़ती हो क्या भाभी? आजकल कैसा ज़माना आ गया है, खबरें तो पढ़ा करो। पेपर बिगड़ गया, फांसी लगा ली। मोबाइल लेकर नहीं दिया, जहर खा लिया। पिकनिक जाने नहीं दिया, रेल के आगे कूद गए। बच्चे बड़े संवेदनशील हो गए भाभी आजकल, और ख़ासकर लड़कियां तो बहुत ही भावुक हैं। कौन सी बात कब दिल को लग जाएगी कह नहीं सकते। अरे इन्हें कुछ नहीं लगता, बड़ी मोटी चमड़ी वाली हैं ये। जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहेंगी, मेरी जान लेकर ही जाएंगी, समझी? नहीं भाभी, वक्त कहकर नहीं आता। अरे तो आ जाए ना, कल आ रहा हो तो आज आ जाए और तीनों को साथ ले जाए, मैं तो प्रसाद बांटूंगी। छी भाभी, कैसे कुबोल बोल रही हो? हम नहीं जानते कि हमारी कौन सी बात कब फल जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अरे ये बात फल जाए तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, पहनने के लिए ढंग से कपड़े नहीं हैं, कल शादी के लिए तैयार हो जाएंगी तो क्या करूंगी? बिना दान दहेज के इनको कैसे ब्याहूंगी? अरे ससुराल वाले जलाकर मारें, इससे अच्छा है आज ही मर जाएं। ये कौन से ज़माने की बात कर रही हो भाभी? इसी ज़माने की बात कर रही हूँ। तुम्हारी तरह विद्वान नहीं हूँ, पर पेपर पढ़ती हूँ, और तुम भी कभी कभी हिंदुस्तान का अखबार पढ़ लिया करो, समझी? उनकी इस व्यंग्योक्ति से मन तो खराब हो गया था, फिर भी मैंने कहा, देखो भाभी, हर लड़की अपना भाग्य लेकर आती है। हाँ, ये करमजलियाँ जैसा भाग्य लेकर आई हैं वो दिख तो रहा है। अरे जिनके पास पैसा होता है वो अपनी काली कलूटी लड़कियों को भी ब्याह लेते हैं, अच्छा घर वर जुटा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को देखो, न रूप है न रुपया, इनका क्या होगा? मेरा मन हुआ कि कहूँ, भाभी आजकल लड़के रूप नहीं देखते हैं, करियर देखते हैं, पैकेज देखते हैं। लेकिन वो काली कलूटी वाला जुमला मन में इतना गहरा चुभ गया था कि मैं पैर पटकते हुए वहाँ से वापस चली आई। कमरे में आके देखा, तकिए पर दोनों कोहनियाँ टिकाए, कान बंद किए माँ सिर झुकाए बैठी हैं। मुझे तो देखते ही आग लग गई। मैंने कहा, वाह ये अच्छा है, मुंह में दही जमा के बैठ जाओ और कान बंद कर लो, कोई कुछ भी वाही तबाही बकता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ ने कातिर नज़रों से मेरी तरफ देखा। मातेश्वरी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी बदजबान बहू कुछ भी बके जा रही है और तुम शांति से सुन रही हो। कैसे सुन लेती हो सब, कैसे सह लेती हो?
आदत पड़ गई है बेटा, ज़िंदगी भर यही तो करती रही हूँ। पहले तुम्हारी दादी की सुनती रही, फिर तुम्हारे पिताजी को सहती रही, अब बहू को भुगत रही हूँ बस। वाह, बड़ा अच्छा कर रही हो। जानती हो तुम्हारी वो लाडली बहू रानी क्या कह रही थी? कह रही थी तीनों एक साथ मर जाएं तो प्रसाद बांटूंगी। ऐसा कोई माँ कहती है भला? डांटने डपटने तक ठीक है, लेकिन अरे डांटना डपटना तो इसलिए कि और किसी पर गुस्सा उतार नहीं सकती, और मरने की मनौतियाँ इसलिए कि मुझे कल पाने का एक यही तो उपाय है। सीधे सीधे तो मुझसे लड़ नहीं सकती। तुमसे क्या दुश्मनी है? अरे सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। ना ऐसे निखट्टू बच्चे को जन्म देती, ना वो इस घर में आती। मैं हैरान थी, माँ ने कितनी आसानी से अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया था। मैंने कहा, माँ, हर आने वाली अपना भाग्य साथ लेकर आती है। कोई लक्ष्मी बनकर आती है तो कोई अपने साथ दलिद्दर लेके आती है। ये भी लक्ष्मी बनकर ही आई थी बेटा। कैसा दमकता रूप रंग था, देखा नहीं था कि भूल गई? ऐसा रूप रंग था तभी तो बाबूजी उन्हें अपने घर में लाए थे, नहीं तो ये देहरी चढ़ने की भी औकात थी उन लोगों की। अरे ये बाबूजी तुम्हारे कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, जानते थे कि गरीब घर की लड़की आएगी तो दबकर रहेगी। तुम्हारी दादी का पुराना नुस्खा था ये, आजमाया हुआ। मैं माँ को देखती रह गई। ननिहाल का साधारण सा घर मेरी यादों में कौंध गया। फिर मैंने कहा, बाबूजी का नुस्खा तो बिल्कुल फेल हो गया अम्मा। हैं, तुम्हारी ये बहू तो कोई दबने वाली नहीं है। पहले कभी चांद का टुकड़ा रही होगी, लेकिन आज तो दहकता अंगार हो रही है। बेटा ऐसा ही होता है। नए घर में जब लड़की आती है तो अपने साथ कितने सारे अरमान, कितने सपने, कितनी उमंगें लेकर आती है। लेकिन जब एक एक करके सपने टूटने लगते हैं, अरमान चूर चूर होने लगते हैं, उमंगें बिखरने लगती हैं, तो ज़िंदगी नर्क हो जाती है। कुछ लोग इसे चुप करके सह जाते हैं और कुछ चीख पुकार मचाते हैं। बस यही फ़र्क है। माँ की बात सुनकर थोड़ी देर में सुन्न हो गई। फिर धीरे से पूछा, भैया कुछ तो करते होंगे न माँ? क्या पता, करता भी होगा तो घर में तो कुछ नहीं आता। नीचे वाला मकान किराए से उठा दिया है। मकान और दुकान के किराए से जो आता है उसी से घर चल रहा है। फुर्सत में तुम्हारी भाभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ा देती है, किसी का सूट सिल देती है, किसी का स्वेटर बुन देती है। बस ऊपरी खर्चे उससे चल जाते हैं। अरे तो इससे अच्छा है कोई नौकरी कर ले ना। वो करने दे तब ना। बाप दादों की जायदाद तुम्हारे पिताजी ने बैठे बैठे ख़त्म कर दी। बेटे के लिए सिर्फ रईसी ठसक छोड़ गए। अब ये दिन रात बहू को बेटे के लिए कोसता रहता है, पता नहीं उसके लिए कौन सा खजाना छोड़ेगा। लेकिन बहू ने साफ कह दिया कि अब इस घर में चौथा बच्चा नहीं आएगा, न लड़का न लड़की। तुम्हें पोते की चाह नहीं है क्या? अरे कोई गारंटी थोड़ी है कि पोता ही होगा, और आएगा भी तो विरासत में यही सद्गुण लेके आएगा। क्यों किसी और लड़की का ज़िंदगी खराब करूं? मैं माँ को देखती रह गई। माँ बोली, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी भाभी घर में आई थी तब कितनी सुंदर, सुशील, सुघड़, सलीकेदार थी। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रसोई सब में पारंगत थी। किसी अच्छे घर में जाती तो राज करती, लेकिन इस घर में उसका सारा रूप गुण मिट्टी हो गया। उसके तन मन का सारा रस इस घर ने सोख लिया। माँ, मैं तो हैरान रह गई। कोई सास अपनी बहू के बारे में इस तरह की बात कर सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। माँ बोली, ऐसे हैरत से क्यों देख रही हो? अरे मैं उसे हिम्मत नहीं दे सकती, दिलासा नहीं दे सकती, उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। कम से कम उससे सहानुभूति तो रख सकती हूँ ना। तुम धन्य हो माँ, मैंने मन ही मन कहा और सुन्न होकर बैठी रही। पता नहीं कितनी देर तक हम दोनों ऐसे ही मौन बैठे रहे। दीवार घड़ी ने 4 का घंटा दिया, तब मेरी तंद्रा टूटी। मैंने कहा, माँ, इस हंगामे के बाद उधर से तो कुछ आशा नहीं है। 4 बज रहे हैं, चाय पियोगी तो बना लाऊं? माँ ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मैं उठकर रसोई तक गई। आई हूँ तब से पहली बार रसोई में जा रही थी, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा देखा तो बाहर ही ठिठक गई। रसोई के नंगे फर्श पर भाभी दीवार से सिर टिकाए बैठी थीं और रो रही थीं, और दिव्या
उनके गले से लगकर रोती जा रही थी, उनके आंसू पोंछ रही थी और उन्हें सांत्वना दे रही थी। दोनों छोटी अगल बगल चिपकी हुई बैठी थी। वो दृश्य देखकर मैं चकित रह गई। भीतर जाने का साहस नहीं हुआ। लगा कि ये उन चारों की एक स्वतंत्र दुनिया है, इसमें पांचवें के लिए कोई जगह नहीं है, न माँ के लिए न भैया के लिए। मेरा तो खैर सवाल ही नहीं उठता। वहाँ से लौट आई, फिर भी वो दृश्य मेरे आँखों में टंगा रहा। अभी 2 घंटे पहले रणचंडी बनी भाभी अब जार जार रो रही थीं और उनसे निर्ममता से पिटी हुई दिव्या उनके आंसू पोंछ रही थी और उन्हें सांत्वना दे रही थी। मतलब कि उस बित्ते भर की लड़की को भी अपनी माँ के असहाय रोष की जानकारी थी और उनके दर्द का एहसास था। मेरी माँ का दर्द मुझसे अचानक क्यों रह गया? उनके दुख की आहट मुझ तक क्यों नहीं पहुँची? जब वो अपनी दबंग सास से आक्रांत थी तब भी उनके दर्द ने मेरे मन पर दस्तक नहीं दी। जब वे अपने दुर्दांत पति को झेल रही थीं तब भी मुझे उनकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। और आज जब वह अपने अकर्मण्य बेटे के कारण अपराध बोध से ग्रस्त, हतबल और हताश हैं, तब भी मुझे सिर्फ अपने मान सम्मान और स्वागत सत्कार की ही चिंता हो रही है। छी, कितनी आत्म केंद्रित हो गई हूँ मैं। मुझे अपने आप पर ही शर्म आने लगी।